हेलो गाइस, इस वीडियो में हम यूनिट 6 का पार्ट 2 देखेंगे और बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन को भी देखेंगे। ये आई थिंक 15वीं वीडियो है सोशल साइंस से रिलेटेड और हम सभी अच्छे से जान चुके हैं कि सोशल साइंस के अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन हैं और जो कम्युनिटी, डेमोग्राफिक, कल्चर, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट इन जैसे टॉपिक्स पर फोकस करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये बच्चा अपने एनवायरनमेंट से एंगेज होकर एक्टिविटीज़ में एंगेजमेंट के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू या इलस्ट्रेशंस के थ्रू सीखता है। अब बहुत सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को हमें बच्चे के अंदर डेवलप करना होता है, जैसे ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ये फंडामेंटल हैं सोशल साइंस के इश्यूज़ को समझने के लिए, जैसे पॉवर्टी, लिटरेसी, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कम्युनलिज्म। मीन्स अगर हमें सोशल साइंस के इश्यूज़ को समझना है तो हमें बच्चे के अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप कराना होगा। एज अ सोशल साइंस टीचर हमें पता होना चाहिए किस तरह की एक्टिविटी बच्चे के अंदर किस स्टेज में पाई जाती हैं। अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज़ की बात करें तो पियाजे का नाम सबने सुना होगा, लेकिन बाकी नाम भी हमें याद रखने हैं कि अगर ऐसे ही आ जाए कि क्या स्पोक ने या गैसल ने कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरी दी है या नहीं, या किस किस ने दी है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। चारों नाम हम ध्यान रखेंगे। पियाजे ने दी है, गैसल, एरिक्सन और स्पोक। 4 लोगों ने मेजर थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इनका जो अप्रोच है बच्चे की थिंकिंग और लर्निंग पैटर्न को स्टडी करने की वो डिफरेंट है। मोस्ट पॉपुलर और इमेंस इम्प्लीकेशन जिस थ्योरी की है, आज हम उस थ्योरी के बारे में बात करेंगे और वो है जीन पियाजे की थ्योरी। सबसे पहले जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी। अपने बच्चों को ऑब्जर्व करके, अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके इन्होंने 16 साल तक स्टडी करी और उसी को ही मतलब उन्हीं के बेसिस पर इन्होंने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हमारे सामने दी। अगर हम पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो 4 स्टेज है, यानी 4 पीरियड हैं इसमें। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। चारों ही स्टेज, चारों ही पीरियड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और चारों में ही बच्चा किस तरह से अपने एनवायरनमेंट के लिए रिएक्ट करता है उसका डिफरेंट वे रिवील किया गया है। डिफरेंट वे को हमारे सामने उजागर किया गया है। सबसे पहली स्टेज सेंसरी मोटर की बात करें, जैसे कि नाम से ही क्लियर है सेंसरी मोटर। इसमें बच्चा अपने सेंसेस को, अपने मोटर यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे सामने परफॉर्म करता है चीज़ों को। ये जन्म से 2 साल तक होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज तक, टू द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज तक सेंसरी मोटर स्टेज चलती है। इसमें बच्चा अपने एनवायरनमेंट के लिए फिज़िकली या मोटर एक्शंस के थ्रू क्या करता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करता है। और इसमें जो वर्ल्ड के बारे में जो नॉलेज वो गेन करता है वो भी फिज़िकल एक्शंस के थ्रू उन्हें परफॉर्म करके ही करता है। इसमें बच्चा रिफ्लेक्सिव एक्शन से सिंबॉलिक थॉट की तरफ बढ़ता है इस स्टेज के एंड तक। रिफ्लेक्सिव एक्शन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव एक्शन का मतलब है कि जो बच्चे जन्म से ही करते हैं, जैसे बच्चे पलक झपकाते हैं, जैसे बच्चे की मुट्ठी बंद होते, ग्रिप मतलब ग्रिप पकड़ना, ये कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो बच्चा जन्म से ही करता है, इन्हीं को रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं। अभी मैंने हाल ही में एक एग्ज़ाम दिया था लास्ट मंथ, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि जो रिफ्लेक्सिव एक्शन होते हैं वो किसके, मतलब हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो उसको कंट्रोल करता है, उसका नियंत्रण करता है रिफ्लेक्सिव एक्शन का। तो शायद मैं इसका आंसर सेरेब्रम लगा के आई थी, बट इसका सही आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, मुझे याद आ गया रिफ्लेक्सिव एक्शन को देख के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चा रैंडम एक्शन से, मतलब पहले बच्चा बहुत ज़्यादा रैंडम एक्शंस करता था, लेकिन वो रैंडम एक्शन से वो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ता है। और वो रिफ्लेक्सिव स्टेज से हम बोल सकते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग या फिर सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगर हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं।
ये पहली बात तो ये 2 साल से 7 साल तक चलेगी और इसके 2 हॉलमार्क है। पहला, इसमें जो बच्चा मेंटल ऑपरेशंस करता है वो लॉजिकल होते हैं। सेकंड, उसका जो फोकस होता है सिर्फ अपने ऊपर होता है, वो अपने जो उसके थॉट्स हैं उन्हीं पर ही वो फोकस करता है, दूसरों की थॉट्स पर, दूसरों की चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देता। तो पूरा फोकस उसका खुद पर होता है। पहला हॉलमार्क ये है। दूसरा हॉलमार्क है कि उसकी जो ऑपरेशंस होते हैं मेंटल ऑपरेशन, वो लॉजिकल होते हैं। इसमें बच्चा धीरे धीरे शुरू कर देता है सिंबल्स का यूज़, इमेजेस का यूज़, वर्ड्स का, ड्राइंग्स का, ठीक है, और धीरे धीरे वो मेंटल रीजनिंग भी शुरू कर देता है। बट अभी तक वो ऑपरेशंस को, टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता। साथ साथ वो चीज़ों को मेंटली करना शुरू कर देता है रेदर देन फिजिकली। शारीरिक रूप से वो मानसिक रूप की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि उसकी थिंकिंग अपने ऊपर बेस्ड होती है, पूरा फोकस अपने ऊपर होता है, तो ईगो सेंट्रिक उसकी थिंकिंग इस स्टेज तक पाई जाती है। वो दूसरों की व्यू पॉइंट को समझने में उसको डिफ़िकल्टी होती है। अब है कंक्रीट ऑपरेशनल। थर्ड स्टेज है हमारी, 7 to 11 ईयर्स चलती है। इसमें बच्चा लॉजिकली थिंक करना शुरू कर देता है और इसमें बहुत सारे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो बच्चा थर्ड स्टेज के अंदर दिखाता है। पहला है सीरिएशन। सीरिएशन में हम देखेंगे कि बच्चा साइज़ के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग चीज़ों को शॉर्ट आउट करना शुरू कर देता है, क्रम में लगाना शुरू कर देता है। क्या चीज़ छोटी है उसको पहले, इस तरह से क्रम में लगाना, साइज़, शेप और अन्य कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। सेकंड है हमारी ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी की बात करें अगर हम, ट्रांजिटिविटी की अगर हम बात करें तो इसमें दो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या लॉजिकल रिलेशन है, बच्चा इस चीज़ को समझने लग जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ए इज़ टॉलर देन बी, बी इज़ टॉलर देन सी, तो इसमें कौन बड़ा है, तो अब इसमें रिलेशन है। ए बी का यूज़ और बी सी का यूज़ करके हम तीनों का रिलेशन निकालेंगे तो बच्चा ये चीज़ भी शुरू कर देता है। इस स्टेज में ये एबिलिटी बच्चे के अंदर आने लग जाती है। थर्ड वन इज़ क्लासिफिकेशन। आ जाता है बच्चा अपीयरेंस के बेसिस पर, साइज़ के बेसिस पर चीज़ों को नाम देना, आइडेंटिफाई करके उनको किसी क्लास में, किसी मतलब एक फ्रेम में सेट करना सीख जाता है। फोर्थ, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या होता है कि बच्चा क्वांटिटी, लेंथ और नंबर ऑफ आइटम्स को देखकर बच्चा इनकी कैटेगरी या इनका वर्गीकरण शुरू कर देता है। जैसे मैंने 2 बर्तन लिए, एक में मैंने एक बर्तन चौड़ा था और उसमें मैंने पानी कम रखा, और जबकि एक बर्तन की जो चौड़ाई है वो कम थी और उसमें मैंने क्या करा, पानी ऊपर तक भर दिया। अब हमने बच्चे से पूछा कि कौन से बर्तन में ज़्यादा पानी है, तो बच्चे ने बताया कि जो ये लंबा वाला ये जो ग्लास है ना, इसमें ज़्यादा पानी है। अगर बच्चा ये आंसर देता है तो बच्चा अभी तक प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। और अगर बच्चा उसकी लेंथ को, उसकी ब्रेड्थ को, उसकी वॉल्यूम को देखकर सही आंसर दे कि ज़्यादा पानी इसके अंदर है क्योंकि चौड़ा है, तो इस तरह से अगर बच्चा बता पा रहा है तो उसका मतलब है उसके अंदर कंजर्वेशन की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन ऑफ ईगोसेंट्रिज्म। प्री ऑपरेशनल तक बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल तक आते आते बच्चा ईगोसेंट्रिक, जो उसका ईगोसेंट्रिज्म है, इसको छोड़कर दूसरों के व्यू ऑफ पॉइंट को भी देखने लग जाता है। लास्ट है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 11 साल से यानी प्यूबर्टी से एडल्टहुड तक चलती है और इसमें बच्चा कंक्रीट एक्सपीरियंस के बियॉन्ड सोचना शुरू कर देता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्टली बच्चा चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर तर्क लगाकर कंक्लूजन निकालना आरंभ कर देता है। एडोलेसेंस बिगिन टू, और जो एडोलेसेंस होते हैं इसमें बच्चा साइंटिस्ट की तरह थिंक करना शुरू कर देता है और टेस्ट, हाइपोथेसिस को डेवलप करके, उनका टेस्ट करके सिस्टमेटिकली कोई भी कंक्लूजन निकाल लेता है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। फॉर्मेशन अमंग लर्नर्स। सबसे पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो रिकॉग्निशन, चीज़ों की पहचान। रिकॉग्निशन का जो प्रोसेस है
वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें तो वो पहचान करे चीज़ों की कि क्या चीज़ साथ रह सकती हैं या क्या चीज़, उन चीज़ों में क्या रिलेशन है, या अगर मैं उनको साथ रखूं, मतलब जो सेम चीज़ें हैं उनको मैं कैटेगराइज कर पाऊँ, या क्या चीज़ें ये चीज़ ये नहीं कर सकती, मतलब वो उससे अलग हैं। तो इस तरह की रिकॉग्निशन बच्चा कर पाए। अब इसके लिए रिक्वायर है कि बच्चा उस बेस को समझ पाए, उस बेसिस को समझ पाए जिसके ऊपर वो उन कैटेगरी को बिल्ड कर रहा है। जैसे वो कलर के बेसिस पर कैटेगरी बना रहा है, या फिर वो साइज़ के बेसिस पर, कोई ट्रायंगल शेप के तो वो सारे एक साथ रख दी उसने, या फिर रेड है तो सारे एक साथ रखी। तो इस तरह से किस किस वे में बच्चा वो कैटेगरीज को बना रहा है। इसी के साथ क्या बच्चे के दिमाग में वो एट्रीब्यूट बन पा रहे हैं, बच्चा उन चीज़ों को सोच पा रहा है जो किसी अनदर पर्सन के दिमाग में पहले से ही मौजूद है। इसका एक एग्जांपल कि मैंने बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूँ, तो मेरे दिमाग में तो वो कॉन्सेप्ट पहले से ही है, मैं टीचर हूँ, मुझे वो कॉन्सेप्ट पता है। तो क्या बच्चा बच्चा भी उसे सोच पा रहा है वैसे या नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन उस चीज़ का उसके दिमाग में हो पा रहा है या नहीं, जबकि वो दूसरे के दिमाग में तो पहले से ही मौजूद है। ये लाइन यहाँ पे लिखी है, ये रहा ये लाइन। अ चाइल्ड टू फिगर a child to figure out the attribute of a category that is already formed in another person's mind। और इसे हम कंपेयरिंग और कंट्रास्टिंग एग्जाम्पल के थ्रू करा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए गए हैं कंसेप्ट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, जो कि हम बच्चों को कुछ मटेरियल्स दे दें या रिटर्न या फिर वो थॉट्स हों, हम रियल थिंग्स भी बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चा उनके साथ रियल थिंग्स को ज़्यादा इन्होंने प्रीफरेबल बोला है। बच्चों को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और उन जो मटेरियल हमने बच्चों को दिया है बच्चों को ग्रुप करें, बच्चों उसको क्लासीफाई करें और कुछ का कुछ सेंस निकालें। फिर बच्चे उसमें लेबल्स लगाएं, उनकी ग्रुपिंग जब करें बच्चे तो उसमें लेबल्स लगाएं, उनके अर्थ निकालें, डिस्क्रिप्टिव हो जो, और उसके बाद बच्चा एक्सप्लेन करे एविडेंस और एग्जांपल्स के थ्रू। इस तरह से किसी भी चीज़ में हम कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग बच्चे की कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट फॉर्मिंग स्ट्रेटजी है कि हमने बच्चों को एक एनवेलप दे दिया, उसमें हमने स्क्वायर साइज सेम साइज़ की कुछ चीज़ें दे दी और बच्चों को मतलब कुछ कटिंग्स दे दी जो स्क्वायर में है, सेम साइज़ है सबका। फिर हमने बच्चों का कि इसको कैटेगरीज़ में डिवाइड करो और हर कैटेगरी के मतलब सेम कैटेगरी के जो मटेरियल एक ही लाइन में हो इस तरह से, और उनको पेस्ट करो, मतलब इस तरह से एक एक्टिविटी हम दे सकते हैं और फिर बच्चा उसको एक्सप्लेन करे। नेक्स्ट है हमारा अप्रोचेस टू पैडागॉजी। अगर हम सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात करें, देखो बच्चा जो है हमारे देश का वो 3 मेजर सोशो कल्चर बैकग्राउंड से आता है, या तो वो अर्बन होगा या फिर वो रूरल होगा या फिर वो ट्राइबल होगा। इन तीनों बच्चों के जो सोशल इश्यूज़ हैं, कॉन्सेप्ट हैं, अलग हैं, और जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है वो इनका यूनिक वे है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के, कि तीनों का बैकग्राउंड अलग है, तो तीनों अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से वो अपने कॉन्सेप्ट को फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए हमें क्रिटिकल पैडागॉजी को अपनाने की ज़रूरत है। अब क्रिटिकल पैडागॉजी क्यों? तो स्टूडेंट जो होता है वो क्रिटिकल ऑब्जर्वर होते हैं, हर चीज़ को आलोचनात्मक तरीके से वो ऑब्जर्व करते हैं, अपनी सिचुएशंस को, अपनी नीड्स को, अपने इश्यूज़ को। तो हमें उनको पका पकाया सॉल्यूशन नहीं देना, हमें बल्कि बच्चों को अवेयर बनाना है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को और उनकी एबिलिटीज़ को थिंक करने की उनको एनकरेज करे, और बच्चा रीज़न कर पाए, तर्क लगा पाए इंडिपेंडेंटली, और फिर शुड बी और वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाए। मतलब इस तरह की हमें उनको अपॉर्चुनिटी देनी है। और जब बच्चा अपने अपने तर्क, अपनी अपनी व्यूज़ को हमारे सामने दे, तो हमें सबका आदर करना है। और ये जो हम सबका आदर कर रहे हैं, सबको, चाहे मैं उनको एक्सेप्ट ना करूँ, पर मुझे सुननी है सारी चीज़ें, मुझे उनके व्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी है। और एक ट्रेमेंडस पैडागॉजिक वैल्यू है कि मैं सबकी बात सुन रही हूँ, और इसी से ही निकल के आ जाते हैं क्रिटिकल पैडागोजी, कि हमने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी थिंक करने की, रिफ्लेक्ट करने की क्रिटिकली। जैसे हमने पॉपुलेशन ले सकते हैं या चाइल्ड मैरिज कोई टॉपिक ले सकते हैं, फिर बच्चों ने अपने अपने मल्टीपल व्यूज़ दिए, ठीक है।
और मतलब इसमें क्या होता है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, ओपन डिसीजंस बच्चे देते हैं, मल्टीपल व्यूज़ को हम सुनते हैं। इसमें टीचर का जो रोल होता है वो एनकरेज करना होता है उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, और फिर एक एनालाइज थॉट पर पहुंचना होता है, कलेक्टिव डिसीजन पर पहुंचना होता है। इसी को क्रिटिकल पैडागोजी कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक बच्चे की स्टोरी है, कुछ खास नहीं है, मतलब केस स्टडी है और उसका कोई कंक्लूजन भी नहीं दिया हुआ, तो ये मेरे को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लगी, इसमें कुछ भी नहीं था। बस ऐसे एक बच्चा है उड़ीसा में, वो सुबह उठता है, वो मतलब वॉशरूम जाता है, उसके बाद वो जब वहाँ से आ रहा हो, मतलब झरने के पास कहीं टॉयलेट जाता है, और जब वहाँ से आ रहा होता है तो बहुत उसे फ्रूट्स जो भी चीज़ें खाने की मिलते हैं उनको इकट्ठा करके लेके आता है। फिर 8-9 बजे अपने खाना खाता है, अपने मम्मी पापा के साथ खेतों में जाता है, अपने छोटे भाई बहन का वहाँ पे ध्यान रखता है। मतलब इस तरह से एक स्टोरी है कि किस तरह से वो ट्रैवल चाइल्ड जो है वो अपनी लाइफ का एक दिन व्यतीत करता है। लास्ट में इसमें ये दिया हुआ था कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी बच्चे को मतलब बिल्कुल भी बच्चे को ये नहीं कह रहे कि तुम स्कूल जाओ, उनका ध्यान ही नहीं है। अगर होली दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, मतलब उनका कोई फेस्टिवल आ गया, तो 2-2 दिन बाद छुट्टी पे चले आता है, उसका ध्यान सिर्फ खाने और सिर्फ डांस नृत्य इन सब चीज़ों में होता है। बट माँ बाप बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे उनके कि वो स्कूल जाएँ, स्कूल जाना उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह से इसमें लास्ट में बताया गया। बाकी इसके आगे कुछ चैप्टर ख़त्म। धन्यवाद।